हमारी ये दुनिया, हमारी प्रकृति अगर ध्यान से देखें तो ये किसी विशाल ऑटोमेटिक फैक्ट्री से कम नहीं है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां निर्जीव और सजीव चीजें मिलकर एकदम परफेक्ट सिंक में काम करती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जीवन के इंजन को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आज के हमारे सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। शुरुआत करेंगे जीवन के इस विशाल जाल से, फिर इकोसिस्टम के अलग अलग पुर्जे, एनर्जी और फूड चेन का कमाल, प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी इसका विकास, और आखिर में बात करेंगे मानवीय दखल और भविष्य की। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ये इकोसिस्टम आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी जगह है जहां जीव जंतु और उनका आसपास का निर्जीव पर्यावरण आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यहां एनर्जी एक्सचेंज होती है और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। मज़ेदार बात यह है कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले 1935 में A.G. टेंसले ने दिया था। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह, जहाँ कुछ भी अकेला नहीं है। चलिए सबसे पहले इस जीवन के विशाल जाल को थोड़ा मैक्रो लेवल से, यानी एक बड़े नजरिए से देखते हैं। जरा इस बात पर गौर किया जाए कि हमारा बायोस्फीयर यानी जीवमंडल देखने में तो बहुत विशाल लगता है ना, लेकिन असल में ये कितना नाजुक है। अगर हमारी पूरी पृथ्वी एक सेब है तो ये बायोस्फीयर बस उस सेब के छिलके जितना ही पतला है। बस इसी पतली सी परत में जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल समाये हैं, और यहीं वो सारा जीवन धड़कता है जिसे हम जानते हैं। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी इस विशाल फैक्ट्री के असली पुर्जे क्या हैं। इस सिस्टम को चलाने के लिए दो मेन चीजें चाहिए होती हैं। एक तरफ है हमारे अजैविक या एबायोटिक घटक, यानी निर्जीव चीजें जैसे कार्बन, पानी और तापमान। यह समझ लीजिए कि ये हमारी फैक्ट्री का कच्चा माल है। और दूसरी तरफ है जैविक या बायोटिक घटक, यानी सजीव कर्मचारी। इसमें आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखने के लिए इन दोनों का आपस में जो तालमेल है वो बिल्कुल लाजमी है। आगे बढ़ते हैं ऊर्जा और आहार श्रृंखलाओं की तरफ, जो असल में इस पूरी मशीन को पावर सप्लाई करती हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एनर्जी की एक असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं। स्टेप 1, उत्पादक यानी पेड़ पौधे जो सूरज से एनर्जी बनाते हैं। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी, और फिर सबसे ऊपर टॉप प्रेडेटर्स। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, हर अगले स्टेप पर बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। इसीलिए कोई भी फूड चेन अमूमन 4 या 5 कड़ियों से ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। आगे जाने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। प्रकृति के पास दो तरह की फूड चेन्स हैं। पहली तो वो जो हमें सामने आसानी से दिखती है, चराई आहार श्रृंखला, जो हरे पौधों से शुरू होती है। लेकिन एक दूसरी भी है जो छुपी हुई है, अपरद या डेट्रिटस आहार श्रृंखला। ये मरे हुए कार्बनिक पदार्थों और केंचुए जैसे छोटे छोटे जीवों से चलती है। भले ही ये हमारी नज़रों से दूर हो, लेकिन प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये उतनी ही क्रिटिकल है। तो खाना और एनर्जी तो मिल गई, लेकिन वेस्ट का क्या? आइए देखते हैं प्रकृति की बेहतरीन रिसाइकलिंग प्रणाली, यानी जैव भू रासायनिक चक्र को। देखिए, कार्बन हर सजीव चीज के डीएनए और उसकी बुनियादी बनावट का हिस्सा है, और मजेदार बात यह है कि ये कभी खत्म नहीं होता। ये वायुमंडल, समंदर, जीवाश्म ईंधनों और जीवों के बीच लगातार एक लूप में घूमता रहता है। पेड़ पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण के जरिए हवा से खींचते हैं, और फिर सांस लेने या सड़ने गलने की प्रोसेस से ये वापस हवा में चला जाता है। ये प्रकृति का अपना जबरदस्त, कभी ना रुकने वाला रिसाइकलिंग सिस्टम है। और नाइट्रोजन का तो क्या ही कहना। एक कमाल का फैक्ट ये है कि हमारे शरीर के प्रोटीन का करीब 16% हिस्सा सिर्फ नाइट्रोजन होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हवा में इतनी सारी नाइट्रोजन होने के बावजूद पौधे और जानवर इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ बहुत ही खास बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, जो हवा वाली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं, तभी जीवन आगे बढ़ पाता है। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और समझते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम, यानी इस पूरे इंजन के विकास को।
इसे प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रम कहा जाता है। ये किसी बिल्कुल बंजर नंगी चट्टान से शुरू होता है। सबसे पहले वहां लाइकेन जैसी पायनियर स्पीशीज अपना घर बनाती हैं, फिर धीरे धीरे घास उगती है, फिर छोटी झाड़ियां आती हैं, और कई 100 सालों की मेहनत के बाद वो जगह एक घने और स्टेबल जंगल में तब्दील हो जाती है। एक बंजर पत्थर से इतने कॉम्प्लेक्स हैबिटेट का बनना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कैसे हर एक स्टेज आने वाली अगली स्टेज के लिए एकदम परफेक्ट जमीन तैयार करती है। ये एक स्लो और बहुत ही कैलकुलेटेड प्रोग्रेस है, जो तब तक चलती रहती है जब तक कि एक सेल्फ सस्टेनिंग और स्टेबल इकोसिस्टम खड़ा ना हो जाए। खैर, क्या होगा अगर जंगल में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए? पूरा सिस्टम तबाह? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है सेकेंडरी सक्सेशन की। चूंकि इस केस में मिट्टी और बीज पहले से मौजूद होते हैं, तो प्रकृति कहीं ज्यादा स्पीड से खुद को रिपेयर कर लेती है। ये दिखाती है कि हमारा ये इकोसिस्टम कितना रेजिलिएंट है और उसमें बाउंस बैक करने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। अब आते हैं आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, मानवीय हस्तक्षेप और हमारा भविष्य। ये आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात कुछ ऐसी है कि इंसान की तकनीक ने उसे कुदरत की बनाई हदों को पार करने की ताकत दे दी है। हम सदियों से स्टोर्ड रिसोर्सेज को अंधाधुंध बाहर निकाल रहे हैं। इससे कार्बन साइकिल और बाकी नाजुक पोषक चक्र बुरी तरह बिगड़ रहे हैं। ये कोई राय नहीं है, बल्कि एक सीधा सा मैकेनिकल फैक्ट है। जिस तरह से हम प्रकृति के काम करने के तरीके में दखल दे रहे हैं, उसके नतीजे हमें अभूतपूर्व क्लाइमेट चेंज और अनपेक्षित बदलावों के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो हम सब जीवन के इस विशाल और बेहद नाजुक जाल का ही एक हिस्सा हैं। हम इस इकोसिस्टम के प्रोडक्ट भी हैं और इसके भविष्य को तय करने वाले सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड भी। ऐसे में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या हमारी समझ और हमारी टेक्निक इतनी तेजी से इवॉल्व हो पाएगी कि हम इस जीवन के इंजन को टूटने से पहले ही बचा लें? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और इस शानदार प्रकृति को समझते रहें।